जय हिंद साथियों। आज का वीडियो एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले सीरीज का पार्ट 4 है। आज इसमें हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 को टारगेट करते हुए 20 ऐसे सवाल पर चर्चा करेंगे जिसका आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना मैक्सिमम है। इसमें हम प्रत्येक सवाल से संबंधित कुछ अन्य तथ्य पर भी चर्चा करेंगे जो आपके तैयारी को और मजबूत बनाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे घना ग्रह कौन सा है? आपको बताना है सौर मंडल का सबसे घना ग्रह कौन सा है। ऑप्शन है पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल या शुक्र। इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी सौर मंडल का सबसे घना ग्रह है। फ्रेंड्स, इस प्रश्न से संबंधित कुछ अन्य तथ्य को भी देखते हैं। जैसे यही घनत्व से अगर पूछा जाए पृथ्वी का घनत्व कितना है, पृथ्वी का घनत्व होता है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है पृथ्वी का घनत्व, और इस घनत्व के साथ पृथ्वी सौरमंडल का सबसे घना ग्रह हो जाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो फ्रेंड्स सबसे कम घनत्व वाला ग्रह हो जाता है शनि। शनि का घनत्व होता है 0.69। 0.69 घनत्व के साथ शनि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह हो जाता है सौरमंडल का। फ्रेंड्स, सौरमंडल से संबंधित कुछ और तथ्य को आप याद रखें। जैसे अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, सौरमंडल का सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो अभी रिसेंटली शनि ग्रह सौरमंडल का सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह बन गया है। इससे पहले बृहस्पति था। अब बृहस्पति के पास 79 यानी 79 उपग्रह है। वहीं शनि के पास 82 उपग्रह है। 82 उपग्रह के साथ शनि सौरमंडल का सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह बन गया है। फ्रेंड्स, अगर यही आपसे पूछा जाए सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है और डीमोस मंगल का उपग्रह है। फ्रेंड्स, प्रश्न में काफी कुछ देखने को मिला, आप इसे ध्यान रखें, नोट डाउन कर ले। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय भारत, चीन और जापान में अधिक लोकप्रिय है? भारत, चीन और जापान में अधिक लोकप्रिय कौन सा संप्रदाय है? ऑप्शन है हीनयान, महायान, थेरवाद या वज्रयान। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा महायान। महायान भारत, चीन और जापान, इसके साथ वियतनाम, कोरिया, नेपाल, तिब्बत, भूटान इत्यादि देशों में काफी प्रचलित है। वहीं इसी का जो दूसरा संप्रदाय है हीनयान, इसके बारे में बात करें तो ये श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड इत्यादि देशों में अधिक लोकप्रिय है। तो आप इससे ऐसे ध्यान रखें कि हीनयान जो है दक्षिणी देश में ज्यादा लोकप्रिय है, जबकि महायान उत्तरी राष्ट्र, भारत के उत्तर वाले राष्ट्र में ज्यादा प्रचलित है। आप इसे नोट डाउन करें। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान है? आपको बताना है सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान किसमें है। ऑप्शन है आर्टिकल 19, 43, 46 या 243 का जेड। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में सहकारी समिति से संबंधित प्रावधान नहीं है। मतलब आर्टिकल 19, 43 और 243 का जेड सहकारी समिति से संबंधित है। तो चलिए इसके बारे में कुछ और देखते हैं। सहकारी समिति के लिए 2011 में एक संवैधानिक संशोधन किया गया था, जो था 57वां संवैधानिक संशोधन 97। इसमें आर्टिकल 19 के तहत
एक मौलिक अधिकार बना दिया गया था कि सहकारी समिति आप बना सकते हैं। सहकारी समितियां बनाने का अधिकार को एक मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया था। वहीं फिर उसके बाद अगर देखें आर्टिकल 43 में सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्देशक तत्व में प्रावधान किया गया था। नीति निर्देशक तत्व जो कि 36 से 51 आर्टिकल के तहत आता है, उसी में 43A में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया था। वहीं अगर आपसे पूछा जाए सहकारी समितियां कौन से अनुच्छेद में है, पहला अनुच्छेद जो था 19, इसमें इसके तहत मौलिक अधिकार हो गया है। मौलिक अधिकार है हम लोग का सहकारी समितियां बनाना, सहकारी समिति बना सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 43 में राज्य के पास अधिकार है, राज्य को अधिकार दिया गया है कि सहकारी समितियों को प्रमोट करे। अगला अनुच्छेद है 243Z। तो आप इससे याद रखें सहकारी समितियां जो है, जो संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था, इसे आर्टिकल 243ZH से जो 243ZT तक रखा गया। 243ZH से 243ZT में शामिल किया गया है, जो भाग 9 के B में है। आप इसे नोट डाउन कर ले, आप इसमें भूल सकते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल है पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन है मुस्का डोमेस्टिका, मंगीफेरा इंडिका, मालुस सिल्वेस्टिरस या होमो सेपियंस। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा मुस्का डोमेस्टिका। मुस्का डोमेस्टिका घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। मंगीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। मालुस सिल्वेस्टिरस ये सेब का, एप्पल का वैज्ञानिक नाम है। और होमो सेपियंस ये मानव का वैज्ञानिक नाम है। आप इसे नोट डाउन कर ले, इससे संबंधित प्रश्न अक्सर देखने को मिलता है एग्जाम में, वैज्ञानिक नाम से संबंधित, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं अब हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है किस राज्य में राष्ट्रपति शासन पहली बार लगाया गया था? पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, गोवा, पंजाब या सिक्किम। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब। पंजाब में राष्ट्रपति शासन पहली बार लगा था। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति शासन पहली बार पंजाब में कब लगा था, तो फ्रेंड्स वो डेट था 1951। 1951 में पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2021 में महिला एकल यूएस ओपन किसने जीता? महिला एकल यूएस ओपन को किसने जीता? ऑप्शन है सोफिया केनिन, नाओमी ओसाका, एमा रादुकानु या झांग सुआई। फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा एमा रादुकानु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी का फोर्ट विलियम किस स्थान पर है? फोर्ट विलियम ईस्ट इंडिया कंपनी का किस स्थान पे है? कलकत्ता, मद्रास, बम्बई या सूरत? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा कलकत्ता। कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी का फोर्ट विलियम स्थित है, कलकत्ता में। अगर पूछा जाए फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे थे, तो फ्रेंड्स फोर्ट विलियम हुबली नदी के किनारे स्थित है। वहीं अगर पूछा जाए कलकत्ता शहर की स्थापना किसने किया था, तो फ्रेंड्स कलकत्ता शहर का स्थापना जॉब चार्नोक ने किया था 1690 में। अगर इससे आप एक बातों को और याद रखें कि भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी, तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता ही थी। कोलकाता कब तक रही थी? 1911 तक। 1911 से भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक वाहन में ऑडोमीटर क्या मापने के लिए होता है? ऑडोमीटर से क्या मापा जाता है? ऑप्शन है दूरी, गति, बल या इसमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका सही जवाब है दूरी। ऑडोमीटर से गाड़ी में दूरी मापी जाती है। अगर पूछा जाए कि गति किससे मापी जाती है, तो ये होता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर से गति मापी जाती है। फ्रेंड्स इससे संबंधित एक और प्रश्न को याद रखें जो काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हवाई जहाज होता है उसकी ऊंचाई किससे मापी जाती है? फ्रेंड्स हवाई जहाज की ऊंचाई मापी जाती है अल्टीमीटर से। अल्टीमीटर से हवाई जहाज की ऊंचाई मापी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भाई जेठा के नाम से किस सिख गुरु को जाना जाता था?
ऑप्शन है गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास या गुरु हरगोविंद। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु रामदास। गुरु रामदास को भाई जेठा के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है फ्रेंड्स, आप ध्यान रखें, गुरु रामदास का बचपन का नाम जो था वो जेठा था, इसलिए इसे भाई जेठा के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि गुरु रामदास सिख गुरु में कैवें स्थान पे आते हैं, तो फ्रेंड्स ये चौथे स्थान पे आते हैं। चौथे सिख गुरु गुरु रामदास ही थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीरानम झील किस राज्य में है? वीरानम झील किस राज्य में है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। वीरानम झील तमिलनाडु में है। चोल शासक ने वीरानम झील की निर्माण करवाया था और ये स्थित है तमिलनाडु में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी गुफा कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी गुफा कौन सी है? एलिफेंटा, एलोरा, अजंता या करेमलियतपरा, कौन सी है भारत की सबसे बड़ी गुफा? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा करेमलियतपरा। करेमलियतपरा भारत की सबसे बड़ी गुफा है। और ये कहाँ है? ये मेघालय में जयंतिया पहाड़ियां में पड़ता है। जयंतिया की जो पहाड़ियां है उसमें है, जो कि मेघालय में है। अगर इसकी लंबाई आपसे पूछी जाए तो इसकी लंबाई लगभग 31 किलोमीटर हो जाती है। 30.9 किलोमीटर, 30.9 किलोमीटर। मीटर में पूछा जाए तो 30,957 मीटर लगभग इसकी लंबाई है। ये गुफा जो है विश्व के सबसे लंबे गुफाओं की सूची में भी शामिल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, पहला परमाणु बम किसने बनाया था? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, ब्लेज पास्कल, फेलिक्स स्वाट, रॉबर्ट ओपेनहाइमर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट ओपेनहाइमर। रॉबर्ट ओपेनहाइमर परमाणु बम के जनक माने जाते हैं, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहला परमाणु बम बनाने वाला जो कार्यक्रम हुआ था उसको लीड इन्होंने ही किया था, इसलिए इसे परमाणु बम के जनक के रूप में भी जाना जाता है। वहीं रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज किया था 1665 ईस्वी में। ब्लेज पास्कल नामक यंत्र को खोज किया था जो दाब को मापा जाता है। ब्लेज पास्कल की खोज किए थे जो कि दाब का एसआई मात्रक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, पर्ट्यूसिस रोग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है दमा, निमोनिया, अस्थायी श्वसनी शोध या कुकुर खांसी। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा कुकुर खांसी। पर्ट्यूसिस रोग को कुकुर खांसी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यानी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला कौन सा समस्थानिक है यूरेनियम का? U-238, U-235, U-234 या U-233। 4 ऑप्शन है। इसका सही जवाब हो जाएगा U-238। 238 जो यूरेनियम का समस्थानिक है ये प्राकृतिक रूप से वातावरण में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वहीं अगर 235 का बात किया जाए, यूरेनियम 235 का, तो इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा में किया जाता है। ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। यूरेनियम 234 परमाणु हथियार और परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये भी प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी बैरन कहाँ है? बैरन किस द्वीप पर स्थित है? अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह या इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा अंडमान द्वीप समूह। बैरन अंडमान द्वीप पर स्थित है। फ्रेंड्स अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक और ज्वालामुखी है, नारकोंडम। आप इसे भी याद रखें। नारकोंडम ज्वालामुखी भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलता है, लेकिन ये निष्क्रिय ज्वालामुखी है। निष्क्रिय ज्वालामुखी है नारकोंडम। बैरन ज्वालामुखी यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन ज्वालामुखी। इसे आप ध्यान रखें, जो कि है अंडमान द्वीप समूह पर।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी, यहाँ परिभाषित नहीं, प्रभावित होगा। कोरोना वायरस से मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? ऑप्शन है हृदय, मस्तिष्क, फेफड़ा या गुर्दा। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा फेफड़ा। लंग्स जो है कोरोना वायरस से मुख्य रूप से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 फरवरी, 17 फरवरी, 20 फरवरी या 18 फरवरी। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा 20 फरवरी। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। अगर पूछा जाए आपसे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में। यह दिवस पहली बार 2009 में मनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। रानी की वाव यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है और नए 100 रुपए के नोट पर भी छपी है। यह किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है रानी की वाव किस राज्य में है। आपको यहाँ थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि रानी की वाव विश्व विरासत स्थल भी है और 100 रुपए के नए जो नोट है उस पर स्थित भी है। तो रानी की वाव कहाँ है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। रानी की वाव गुजरात में है। अगर पूछा जाए कि रानी की वाव किस नदी के किनारे है, तो ये सरस्वती नदी के किनारे बसा है। निर्माण चालुक्य वंश द्वारा करवाया गया था और 2016 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंदहुदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? चंदहुदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? रावी, सिंधु, गंगा या अमुना। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा सिंधु। सिंधु नदी के किनारे है चंदहुदड़ो। अगर पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा ऐसा स्थल है जो बिना दुर्ग का है? बिना दुर्ग वाला स्थल कौन सा है? फ्रेंड्स, ये चंदहुदड़ो ही है जो बिना दुर्ग वाला है। अगर आपसे पूछा जाए किसे और किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रेंड्स, इसे लंकाशायर ऑफ इंडिया के नाम से चंदहुदड़ो को जाना जाता है। चंदहुदड़ो की पहली बार खुदाई 1930 में एनजी मजुमदार द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, सूखा रोग, रक्त अल्पता या स्कर्वी। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा रक्त अल्पता। इसे एनीमिया या खून की कमी भी कहा जाता है। ये आयरन लौह तत्व की कमी से होता है। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। सूखा रोग, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस भी कहा जाता है, विटामिन डी की कमी से होता है और स्कर्वी विटामिन सी के कमी से होता है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।